हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रवीण कुमार। आई एम एन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर एंड एंटरप्रेन्योर। आज हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पार्ट फोर्थ के पर, जिस पर हम लोग कवर करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, लास्ट तक देखिए और सारी चीज़ों को नोट डाउन करते रहना, क्योंकि बहुत सारे डेरिवेशंस आज हम लोग सीखने वाले हैं। और इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप मेरे साथ एंटरप्रेन्योरियल आइडिया पर ज्वाइन करना चाहते हो, मेरे साथ स्टार्ट करना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हो। आज हम लोग जो टॉपिक है जो कवर करने वाले हैं वो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और उसकी प्रॉपर्टीज़ पर बात करेंगे। हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे, डेरिवेशन करेंगे एक पॉइंट चार्ज की वजह से, और ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, मतलब मल्टीपल चार्जेस के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उस पर हम बात करने वाले हैं। हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस पर भी बात करने वाले हैं, जैसे क्लोजली स्पेस चार्जेस, लीनियर, सरफेस और वॉल्यूम, इन पर भी हम बात करेंगे। एंड सबसे लास्ट टॉपिक जो है वो है कार्टेशियन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्जेस। मतलब एक वेक्टर के फॉर्म में, मतलब जो कार्टेशियन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होता है वेक्टर में, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे निकाला जाए, इस पर भी हम बात करेंगे। कम टू द फर्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड। हर कोई मतलब इसके बारे में जानता है इलेक्ट्रिक फील्ड। बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही होता है जैसे दो इलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच में फोर्स जनरेट होता है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं लूँगा। यहाँ पर मैंने एक कैपिटल क्यू चार्ज लिया है जिसको हम लोग सोर्स चार्ज बोलते हैं। बेसिकली सोर्स चार्ज इसको इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये क्या करता है, इसका इन्फ्लुएंस किसी और चार्ज पर पड़ता है। तो यहाँ पर जो क्यू नॉट है ये टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज मतलब उस पर क्या इन्फ्लुएंस पड़ रहा है। हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम लोग टेस्ट चार्ज को क्या रखते हैं, बहुत निग्लिजिबल रखते हैं, बहुत स्मॉलेस्ट चार्ज रखते हैं। और क्यू जो होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। मैं यहाँ पर पॉजिटिव लेके चल रहा हूँ। तो हमें पता है कि हमेशा इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है, और मैंने पी नॉट को भी पॉजिटिव ही कंसीडर किया है। तो हमें पता है कि जब हम लोग पॉजिटिव चार्जेस रखते हैं तो जो लाइक चार्जेस जो होता है तो उसमें रिपल्सन होता है। तो अगर क्यू नॉट को निग्लिजिबल करोगे, मतलब उसकी वजह से कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो जो इन्फ्लुएंस होगा कैपिटल क्यू की वजह से स्मॉल क्यू पर, वो बाहर के साइड होगा। जो डायरेक्शन दिखाया गया है बाहर के साइड होगा। तो उस पॉइंट पर पी पर जो कैपिटल क्यू है उसकी वजह से जो इन्फ्लुएंस पड़ता है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं आपको बताऊं, ये इन्फ्लुएंस जो होता है इसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। और ये डिस्टेंस के साथ, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाओगे आप, ये इन्फ्लुएंस कम होता जाएगा। मतलब सोर्स चार्ज के पास में आते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा रहेगा और दूर जाते हो तो बहुत कम हो जाएगा। नाउ Q is the source charge which produces electric field and Q naught is the test charge which experience electric field produced by source charge. Now, what is the definition of electric field? The electric field is the region or space around a charge body which is source charge, within which its influence can be felt by the small point charge which is the test charge is called electric field. सिंपल शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं, सोर्स चार्ज की वजह से उसके आसपास में जो भी इन्फ्लुएंस दूसरे चार्जेस पर पड़ेगा, दूसरे स्मॉल चार्जेस पर पड़ेगा, उस इन्फ्लुएंस को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? अब हमने अभी इन्फ्लुएंस देखा, अब ये इन्फ्लुएंस होता क्या है? बेसिकली ये इन्फ्लुएंस कोई तो एक फिजिकल क्वांटिटी होगा। तो यहाँ पर जो इन्फ्लुएंस होता है वो क्या होता है, एक फोर्स होता है। ठीक है, यहाँ पर सिंबल नहीं आ रहा है, इसको हम लोग फोर्स बोलते हैं। ये एक फोर्स होता है, मतलब सोर्स चार्ज की वजह से टेस्ट चार्ज पर एक फोर्स लगता है जिसको हम लोग F बोलते हैं। नाउ अब हम क्या कह रहे हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो P पॉइंट पर क्या होने वाला है? तो P पॉइंट पर जो होने वाला है वो होता है फोर्स अपॉन क्यू नॉट। और हमेशा याद रखिए फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो और क्यू नॉट जो है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। तो दोनों को जब आप डिवाइड करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहीं ना कहीं आपका वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो ये डेफिनेशन होता है सिंपली, इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ द फोर्स पर यूनिट चार्ज।
पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ठीक है। जिस जिस पॉइंट पर आपका इन्फ्लुएंस पड़ रहा है वहाँ पर जो टेस्ट चार्ज है उसकी यूनिट होती है। तो यहाँ पर जो क्यू नॉट होता है वो बहुत ही छोटा होता है, विच इज़ वेरी स्मॉल, ठीक है। तो इसको हम लोग लिमिट भी लगा सकते हैं, मतलब लिमिट क्यू नॉट अप्रोचेज टू जीरो एफ आर अपॉन क्यू नॉट, इसको हम लोग प्रोनाउंस करते हैं क्यू नॉट टेंड्स टू जीरो। तो ये एक फार्मूला होता है, ये इसको हम लोग, ये जो ई आर दिया हुआ है ये आपका इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है। सिंपल शब्दों में मैं आका हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो फोर्स अपॉन चार्ज होता है ना। अब हमें पता चल गया ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होता है और चार्ज स्केलर क्वांटिटी होता है। तो डेफिनेशन के थ्रू, वेक्टर लॉ के थ्रू ये भी वेक्टर फार्मूला होगा। और हमेशा याद रखना है इसका कोई ना कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन होगा और कोई ना कोई मैग्नीट्यूड होगा। और ये जो डायरेक्शन होता है वो डिपेंड करता है डायरेक्शन ऑफ टेस्ट चार्ज, मतलब डायरेक्शन, जैसे मान लो यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा बैकवर्ड जाऊँ तो आप देख पा रहे होगे ये जो कैपिटल क्यू है ये सोर्स चार्ज है और ये क्यू नॉट जो है ये टेस्ट चार्ज है। तो कैपिटल क्यू की वजह से क्यू नॉट पर जो फोर्स लगा वो बाहर के साइड लगा, मतलब क्यू नॉट का डायरेक्शन कौन सा है, आउटर साइड पर। तो जो डायरेक्शन आपका क्यू नॉट रहता है उसी डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है। तो ये डेफिनेशन सिंपली कह रहा है इट्स डायरेक्शन डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ टेस्ट चार्ज विच फ्रीली मूव इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो हमें डायरेक्शन भी पता चल गया, जो फोर्स के डायरेक्शन में ही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। नाउ अगर मैं पॉजिटिव चार्ज कंसीडर किया है तो नेगेटिव चार्ज में उल्टा हो जाएगा। ऐसा यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट हम सिंपली फोर्स अपॉन क्यू नॉट कहते हैं। फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है और चार्ज की यूनिट कोलॉम्ब होती है, तो इसको हम लोग न्यूटन पर कोलॉम्ब इसकी यूनिट होती है। एक और यूनिट भी होती है, वो होता है वोल्ट पर मीटर। इसके बारे में आगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर अपने नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये भी एक यूनिट होती है, ठीक है। नाउ डायमेंशनल फार्मूला हमें पता है एफ अपॉन क्यू। एफ का जो फार्मूला होता है वो मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, एंड क्यू जो होता है वो आई टी होता है। आई मीन्स करंट एंड टी मीन्स टाइम। सो फोर्स इज इक्वल टू, फोर्स को हम लोग लिख सकते हैं एम एल टी माइनस टू, और इसकी जगह पर आई टी की जगह पर हम ए टी लिख सकते हैं। ए इज़ द एम्पियर, टी इज़ द टाइम। सो इसका डायमेंशनल फार्मूला आता है एम एल टी माइनस थ्री ए माइनस वन। दिस इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। नाउ अब हम आते हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है। तो हालांकि फिजिकल सिग्निफिकेंस जब आपका चार्ज रेस्ट में होता है तो बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है, लेकिन जब चार्ज हमारा मूव करे, जब चार्ज मोशन में होता है तो हमें फिजिकल सिग्निफिकेंस का बहुत ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि उस टाइम पर यही चार्ज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो इफेक्ट होता है ये कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट पर। तो हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर डेफिनेशन देखने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी डिपेंड नहीं करता है टेस्ट चार्ज के अमाउंट पर, ठीक है, कभी भी उस पर डिपेंड नहीं करता है। एंड सेकेंड पॉइंट है कि हमेशा याद रखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो रीजन पर डिपेंड करता है, वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पर डिपेंड करता है। और हो सकता है अगर रीजन अलग होगा, डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस के अलग होंगे, तो उस पॉइंट पर अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, अलग अलग मैग्नीट्यूड के हो सकते हैं, अलग अलग डायरेक्शन के हो सकते हैं। नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट। मैंने बताया कि चार्ज जब मोशन पे रहता है तो फिजिकल सिग्निफिकेंस की आपको ज़रूरत पड़ेगी। और ये जो जैसे मैं मान लेता हूँ चार्ज मूव कर रहा है, अगर इलेक्ट्रिक चार्ज मूव करेगा तो वो जब बगल में जितने भी अदर चार्जेस आते हैं उनसे वो एक तरीके से कम्युनिकेट करेगा, उनसे कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होगा। तो उस इन्फ्लुएंस को हम लोग बोलते हैं डिस्टर्बेंस। दिस फॉर्म द अ डिस्टर्बेंस। और ये डिस्टर्बेंस जो होता है ये मूव करता है स्पीड ऑफ लाइट के वेलोसिटी से, विच इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नाउ अब ये जो डिस्टर्बेंस होता है, ये समय के साथ वरी करता है, मतलब समय के साथ बदलता रहता है इसको, और समय के साथ बदलता रहता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड और दोनों चीज़ें यहाँ पर प्रोड्यूस होती हैं, इसीलिए इसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, EM वेव्स भी बोलते हैं। इसके बारे में हम आगे चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे, बट मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ कि अगर इलेक्ट्रिक चार्ज मूव करेगा तो वो टाइम के साथ वरी करेगा, और वहाँ पर दोनों चीज़ें आ जाती हैं
इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। तो इनके कम्बिनेशन को, इनके डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग बोलते हैं ईएम वेव्स। और हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी को स्टोर करता है, ये एक जगह पर एनर्जी को स्टोर करता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या करता है, वो एक जगह से दूसरी जगह पर इलेक्ट्रिक एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है। ओके, नाउ दिस ऑल अबाउट द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपके एग्ज़ाम्स वगैरह में आते हैं और बहुत पूछ लेते हैं 2 नंबर में कि फिजिकल सिग्निफिकेंस बताइए, तो इस तरीके से आप डेफिनेशंस लिख सकते हो। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अब बहुत बार क्या आता है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को ड्रॉ करिए। तो एक पॉइंट आप हमेशा याद रखना, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होता है, ये पॉजिटिव चार्जेस से निकलता है और नेगेटिव चार्जेस पर टर्मिनेट होता है। ओके, तो मैं यहाँ पर पॉइंट चार्जेस की वजह से एक क्यू, कैपिटल क्यू जो है ये पॉइंट चार्ज है, इसको मैंने पॉजिटिव कंसीडर किया है और कुछ केसेस में मैंने निगेटिव भी कंसीडर किया है। तो देखो उनके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे बनेगा। देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है क्यू और इसके थ्रू जो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं वो बाहर के साइड है, जो एरो है वो बाहर के साइड है। और ये पॉइंट जो मैंने लिया है, ये पॉइंट मैंने, ये फ़ोटो जो मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ, डिपिक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे बता रहा हूँ, ये बहुत नियरेस्ट पॉइंट है। ठीक है, ये बहुत सारे एरोज इंडिकेट कर रहे हैं, इसका मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है। मतलब आप चार्ज के जितना करीब जाओगे उतना ज़्यादा फोर्स, उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वहाँ पर होगा। अब अगर हमने बहुत दूर लिया है तो आप देख रहे हो एरो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। दिस इज़ द फारथेस्ट डिस्टेंस। नाउ अगर सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डेफिनेशन क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है, ये एक पिक्टोरियल, ये एक इमेजिनरी और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के लिए होता है। और अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से अगर कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हो, टेंजेंट का मतलब होता है परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हो, तो उससे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन पता चल जाएगा। उस पॉइंट पर, हर पॉइंट पर अलग अलग होता है डायरेक्शन, तो टेंजेंट ड्रॉ करने से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का पता चल जाएगा। और ये एक इमेजिनरी, और ये स्ट्रेट भी हो सकता है, कर्व भी हो सकता है। ओके ना, अब ये मैंने लिया है निगेटिव चार्ज। अगर निगेटिव चार्ज है तो जो डायरेक्शन होगा वो इनवर्ट साइड में होगा। ठीक है, और अब ये फारथेस्ट डिस्टेंस का मैंने लिया है, अगर आपने नियरेस्ट डिस्टेंस का लोगे तो बहुत सारे एरोज आएंगे। अब हम लेते हैं 2 चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करिए। अब 2 चार्जेस हैं तो देखो पहला सिचुएशन ये बन सकता है कि पॉजिटिव और निगेटिव जो चार्जेस हैं वो दोनों इक्वल हों, दोनों बराबर हों। तो दोनों जब बराबर होंगे तो आप देख रहे होंगे पॉजिटिव चार्जेस में क्या हो रहा है, और दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं और दोनों की मैग्नीट्यूड भी बराबर है, दोनों का चार्जेस का मैग्नीट्यूड भी बराबर है और दोनों का यूनिट भी सेम है। तो आप देखोगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा वो पॉजिटिव के केसेस में दोनों का बाहर के साइड होगा, और उनका जो लाइन होगा वो सेम टू सेम होगा, और उनके बीच का जो पॉइंट होता है वो न्यूट्रल पॉइंट होता है, मतलब वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़ीरो होती है। तो ये इस तरीके से आप ड्रॉ करोगे जब 2 इक्वल सेम साइन और सेम मैग्नीट्यूड के चार्जेस होते हैं। अब दूसरा हमने केसेस कंसीडर किया है कि मैं सपोज कर रहा हूँ दोनों के यूनिट सेम है, दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, लेकिन QS जो है वो ज़्यादा है, वो स्मॉलेस्ट है Q1 से, मतलब Q1 का जो मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादा है। तो हमेशा याद रखिए जब मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होता है वो बहुत ज़्यादा होगा। तो आप देख पा रहे होगे Q1 के पास में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और न्यूट्रल पॉइंट जो है वो शिफ्ट हो चुका है स्मॉलेस्ट चार्ज की तरफ। आप देख रहे होगे QS की तरफ वो शिफ्ट हो चुका है। तो इस तरीके से आप इस केसेस में ड्रॉ करोगे। नाउ कम टू द थर्ड सिचुएशन। अब एक सिचुएशन ये भी होगा कि मान लो 2 इक्वल चार्जेस हैं और दोनों का यूनिट जो है वो अपोजिट है, दोनों का अपोजिट है, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, इनको हम लोग डाइपोल बोलते हैं। तो डाइपोल के केसेस में आप देखोगे जो प्लस के साइड से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी निगेटिव चार्ज पर आकर रुकेगी, और निगेटिव चार्ज जो होगा उसकी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ आएंगे, इनवर्ट साइड में आएंगे। पॉजिटिव में क्या होता है, आउटवर्ड की तरफ होंगे। अब देखो अट्रैक्शन जो होता है, मतलब पॉजिटिव और निगेटिव में जो अट्रैक्शन रिप्रेजेंट करता है वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में है, मतलब वो थोड़ा सा सिकुड़ा हुआ है,
आप देख पा रहे हो कि ये एक तरीके से सिकड़ा हुआ है, लेकिन जो रिपल्सन प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब जो रिपल्सन इंडिकेट करते हैं, रिपल्सन जब आप दो निगेटिव निगेटिव चार्जेस लोगे तो उनके बीच में, ये जो बैकवर्ड में हमने देखा था डायग्राम, ये दोनों रिपल्सन आप देखोगे तो दोनों में साइड वाइज में क्या होगा, मतलब एक तरीके से लेटरल साइड वाइज डिस्टेंस क्रिएट होगा। इसको रिपल्सन, ये रिपल्सन को इंडिकेट करता है। और ये आपका कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, ये आपका अट्रैक्शन को इंडिकेट करता है। और ये आप देख पा रहे हो कि पी पॉइंट में हमने टेंजेंट ड्रॉ किया है, तो ये डायरेक्शन दिखाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटेंसिटी का। तो इस तरीके से आप तीनों डायग्राम को समझ पाए, 4-5 डायग्राम को समझ पाए, क्योंकि ये डायग्राम्स कहीं ना कहीं एग्ज़ाम्स में आते हैं और कहा जाता है कि आप डायग्राम ड्रॉ करो, और ये बहुत सिंपल होता है, लेकिन कई बार प्रॉपर बेसिक नॉलेज ना होने की वजह से हम बहुत सारी गलतियाँ कर बैठते हैं। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना सकते हो। नाउ अब हम बात करने वाले हैं कुछ हम लोग बात करने वाले हैं स्ट्रेट और इक्वी स्पेस पैरेलल फील्ड लाइन के बारे में। तो अगर मैं मान लेता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो अगर आपको ड्रॉ करना है एक ऐसे चार्ज की वजह से जो बहुत दूर है और उसके आसपास में कोई भी नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आप इस तरीके से इंडिकेट करोगे, मतलब दोनों हर लाइन के बीच में स्पेस बराबर होगा और वो बिल्कुल सेम डायरेक्शन की तरफ जाएंगे। अब मान लेते हैं दो पैरेलल कैपेसिटर्स हैं, इसको कैपेसिटर बोलते हैं। एक में पॉजिटिव चार्ज है, एक में नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज से स्ट्रेट निकलेगा, नेगेटिव चार्ज में ख़त्म हो जाता है। ठीक है, कैपेसिटर के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, तब आपको समझ में आए। और अगर मान लेते हैं कोई कॉन्टीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है पॉजिटिव चार्जेस का, तो उसकी तरफ से चार्ज निकलेगा और इनफाइनाइट डिस्टेंस पर ख़त्म होगा। तो दिस ऑल अबाउट द इक्वी स्पेस पैरेलल फील्ड लाइंस। नाउ कम टू द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की। सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ मैंने ऑलरेडी बता दिया है, ये पॉजिटिव चार्जेस से स्टार्ट होते हैं, नेगेटिव चार्जेस पर टर्मिनेट होते हैं। सेकंड पॉइंट क्या होता है, ये इमेजिनरी लाइन होता है, इसका कोई मतलब वास्तविकता से रिलेशन नहीं है, ये बस एक रिप्रेजेंटेशन के लिए होता है। नाउ थर्ड, अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में तो आप उसका डायरेक्शन निकाल सकते हो, और कभी भी कोई भी टेंजेंट जो होता है, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होते हैं वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते हैं, मतलब एक दूसरे को कट नहीं करते हैं। क्योंकि अगर एक दूसरे को कट करेंगे तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा वहाँ पर दो टेंजेंट ड्रॉ होंगे, और दो टेंजेंट का मतलब दो डायरेक्शन, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस नहीं करते हैं, ये भी 2 नंबर के क्वेश्चंस में आते हैं। नाउ कभी भी अगर जैसे आप देखोगे, इसका मैं डायग्राम भी आगे रिप्रेजेंट करूँगा, कि जब आपका नंबर ऑफ लाइन पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा होगा, मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन दैट रीजन। अगर आपने नंबर ऑफ लाइन पर यूनिट एरिया, मतलब उस सरफेस एरिया पर, उस एरिया में, उस रीजन में अगर नंबर ऑफ फील्ड लाइन बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड है, और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उस एरिया में बहुत कम है तो वहाँ पर वीकर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। तो इससे आप इंडिकेट कर सकते हो कि किस रीजन में ज़्यादा है, किस रीजन में कम है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी क्लोज लूप फॉर्म नहीं करते हैं। क्लोज लूप का मतलब क्या होता है कि जिस पॉइंट से वो स्टार्ट करें, जैसे पॉजिटिव चार्ज है, उसने स्टार्ट किया, उसने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ दिया और वापस से वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वहीं पर आके ख़त्म नहीं होगा, मतलब एक क्लोज लूप ये फॉर्म नहीं करते हैं। ठीक है, और इन चार्ज फ्री रीजन हमेशा याद रखना, चार्ज फ्री रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कॉन्टीन्यूअस होता है, जो मैंने अभी लास्ट कैपेसिटर में और कॉन्टीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने दिखाया कि वो कभी भी ब्रेक नहीं करते हैं। और ये भी मैंने ऑलरेडी बता दिया है, अगर आपको अट्रैक्शन इंडिकेट करना है तो उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा, और अगर रिपल्सन इंडिकेट करना है तो एक प्रेशर इंडिकेट होगा, और दोनों के बीच में दोनों चार्जेस के इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में डिस्टेंस क्रिएट होते हैं। और सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस स्फीयर। अगर कोई स्फीयर है और तो उस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे वो परपेंडिकुलर होते हैं। इसके बारे में आगे थोड़ा डिटेल में गॉसियन लॉ में हम लोग बात करेंगे, गॉसियन लॉ में भी हम लोग इसके बारे में बहुत अच्छे से देखेंगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी
कभी भी कंडक्टर के अंदर नहीं पाया जाता है। ये याद रखना, गॉसियन लॉ में इसको प्रूव करेंगे हम लोग, तो हमेशा याद रखिए। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी कभी बिजली वगैरह कड़के तो आप किसी मेटेलिक बॉडी के अंदर चले जाइए, क्योंकि मेटेलिक बॉडी के अंदर या मेटेलिक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस नहीं होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर बहुत सारे एग्जाम्पल्स आते हैं। सो दिस ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब हम बात करेंगे कुछ फ़ोटोज़ वगैरह, ये मैंने ऑलरेडी दिखा दिया आपको कि 2 पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो 2 अलग अलग डायरेक्शन होते हैं। और ये वीकर और स्ट्रॉन्गेस्ट फील्ड मैंने दिखा दिया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर यूनिट एरिया अगर ज़्यादा है तो स्ट्रॉन्गेस्ट फील्ड है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर यूनिट एरिया अगर कम है तो वीकर फील्ड है। ओके, ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है पॉइंट चार्जेस की वजह से। तो इसमें एक पहली सिचुएशन आती है कि अगर सोर्स चार्ज, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है वो ओरिजिन पर हो, तो इसका डायग्राम सबसे पहले आपको समझना है। हमने ये 3 डायमेंशनल फिगर लिया है, एक्स वाई जेड 3 कोऑर्डिनेट लिया है। जो प्लस क्यू है, पॉजिटिव चार्ज मैंने कंसीडर किया है, वो ओरिजिन पर है, और पी जो है वो पॉइंट है, वहाँ पर टेस्ट चार्ज रखा गया है क्यू नॉट, जिसकी यूनिट बहुत स्मॉल है, और उसकी वजह से कोई भी हम सपोज कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो आर है, उनको आर वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और यूनिट वेक्टर जो है वो आर कैप से हम लोग इंडिकेट कर रहे हैं। ये डायग्राम समझना बहुत ज़रूरी है। तो आप देखोगे अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, क्यू नॉट भी मैंने स्मॉल लिया और सेम साइन का ही लिया है, तो पॉजिटिव जो इलेक्ट्रिक फोर्स, जो कोलोम लॉ की वजह से जो फोर्स होगा वो बाहर के साइड होगा। इस पर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि लास्ट वीडियोज़ में हमने इस पर बहुत सारी चीज़ें डिस्कस किया है। तो कोलॉम लॉ के थ्रू जो फोर्स होगा वो 1/4πε0 क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। आर कैप जो होता है वो सेम डायरेक्शन है फोर्स की डायरेक्शन का। ओके, अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो फोर्स अपॉन क्यू नॉट कर दो, इसको कट आप करोगे तो इस तरीके से आप 1/4πε0 कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। और इस फॉर्मूले से आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी केवल डिपेंड करता है सोर्स चार्ज पर, वो कभी भी टेस्ट चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है। और इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो सिंपल यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है, मतलब आर कैप का जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है, तो 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये प्रॉपरली आपका पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जब सोर्स चार्ज ओरिजिन पर हो। ठीक है, कुछ डायग्राम्स अब हम लोग देखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर जो होता है वो डिस्टेंस होता है। इनके डायग्राम को अगर आप बनाओगे तो हमें पता है, अगर आप ई और आर स्क्वायर का डायग्राम बनाओगे तो ये जो कर्व होगा इस तरीके से थोड़ा सा बनकर दिखेगा। आपको पता है ई इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, यानी कि जब आर इनफाइनाइट होगा तो ई जो होगा वो ज़ीरो होगा। अगर हमें यही डायग्राम ई वर्सेस 1/r स्क्वायर बनाना है तो ये आपका इस तरीके से डायग्राम बनेगा जो मैंने यहाँ पर दिखाया, यूनिफॉर्म डायग्राम बनेगा, लीनियर डायग्राम आपका क्रिएट होगा। नाउ अगर सोर्स चार्ज ओरिजिन से दूर है तब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो कैसे निकालोगे? ठीक है, तो सबसे पहले डायग्राम समझना है। यहाँ पर जो डायग्राम है एक्स वाई जेड, मैंने 3 कोऑर्डिनेट ले लिया है। क्यू नॉट कैपिटल क्यू जो है वो ए पॉइंट पर आपका सोर्स चार्ज है, और पी पॉइंट पर क्यू नॉट जो है टेस्ट चार्ज है। इन दोनों का यूनिट वेक्टर जो दिया हुआ है ओरिजिन से r1 और r2 वेक्टर दिया हुआ है, ये पोजीशन वेक्टर है, यूनिट वेक्टर r कैप हो जाएगा। और AP जो है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, AP इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है। तो हमें पता है अगर मैंने प्लस क्यू चार्ज लिया है तो फोर्स जो होगा वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, तो यूनिट AP का भी डायरेक्शन हमने फोर्स के ही डायरेक्शन में लिया है। तो आपको सिंपल से पहले वेक्टर लॉ लगाना है। तो आप देखोगे AP जो होगा r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर आ जाएगा, वेक्टर लॉ हमने यूज़ किया, और AP इज़ डायरेक्टेड अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। नाउ अब हमें डिस्टेंस EP डिस्टेंस पता चल गया, वो भी वेक्टर फॉर्म में पता चल गया, r2 माइनस r1 हो गया। ओके, नाउ अब कोलॉम लॉ हम लोग लगाएंगे। हमें पता है कोलॉम लॉ का फॉर्मूला क्या होता है जब दो चार्जेस होते हैं, हमें पता है ये हमने पता है। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, सिंपल सा F/Q0 कर दिया, तो 1/4πε0 कैपिटल Q पोजीशन वेक्टर r2 माइनस पोजीशन वेक्टर r1 अपॉन मॉडुलस ऑफ r2 माइनस r1 का क्यूब। ठीक है, क्यूब होता है।
अब ये एक हमारा फॉर्मूला निकल गया, मतलब 2 पॉइंट पर जब आपको निकालना हो तो इस तरीके से हम कर लेंगे। दिस ऑल अबाउट द डेरिवेशन ऑफ पॉइंट चार्जेस। अब हम आते हैं सुपर पोजिशन प्रिंसिपल पर, मतलब कि कई सारे सोर्स चार्ज हैं और किसी एक टेस्ट चार्ज पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है तो इसका डायग्राम सबसे पहले समझते हैं। ये एक्स वाई जेड है, 3 कोऑर्डिनेट है। यहाँ पर Q1 Q2 और Q1 जो है nth सोर्स चार्ज है और Q0 जो है ये टेस्ट चार्ज है जो कि P पॉइंट पर है। सभी का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, R1 वेक्टर, R2 वेक्टर, Rn वेक्टर, बहुत सारे हैं। और जो Q0 का जो पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है वो R दिया हुआ है, ठीक है। अब मैं देखो यहाँ पे रिप्रेजेंट भी कर दिया हूँ कि Q की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा वो बाहर के साइड लगेगा, क्योंकि मैंने सभी पॉजिटिव चार्ज कंसीडर किया है। इसी तरीके से Q2 की वजह से भी बाहर की तरफ, Q1 की वजह से भी बाहर की तरफ। तो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल हमें ऑलरेडी पता है, हमने लास्ट वीडियोस में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस किया है। यहाँ पर फोर्स की जगह बस हमें इलेक्ट्रिक फील्ड रख देना है, मतलब जो फॉर्मूला अभी हमने लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया उसी में हमें पोजीशन वेक्टर लगा देना है, ठीक है। सो आप देखोगे यहाँ पर जो फोर्स है, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पहले, मतलब Q1 की वजह से, Q1 की वजह पे जो टेस्ट चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है वो 1/4πε0 Q1 R माइनस R1। अब मैंने ये डायरेक्शन बताया कैसे होगा, और मॉडुलस ऑफ R माइनस R1 का Q। इसी तरीके से E2 भी निकाल लिया, R माइनस R2 अपॉन R माइनस R2। इसी तरीके से En का भी हमने निकाल लिया, ओके। अब हमें पोजीशन वेक्टर, सुपर पोजीशन प्रिंसिपल पता है कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा टेस्ट चार्ज पर वो सभी का वेक्टोरियल सम होगा, वेक्टर सम होगा। तो आप इसको ऐड करोगे तो इस तरीके से एक फार्मूला बनेगा। इसको आप कॉमन ले लोगे, 1/4πε0 कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा। इसी को आप समेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हो, मतलब 1/4πε0 समेशन आई वरी फ्रॉम 0 to n QI R माइनस R1 अपॉन R माइनस R1 का मॉडुलस का Q। इस तरीके से आप इलेक्ट्रिक फील्ड सुपर पोजिशन प्रिंसिपल में निकाल सकते हो। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब आते हैं कॉन्टीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कॉन्टीन्यूअस स्पेस चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालना है, तो सबसे पहला होता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डेंसिटी की वजह से हमें पता है फोर्स का फॉर्मूला, लास्ट वीडियो में हमने देखा था, लास्ट टॉपिक में, ओके। और लैम्डा जो होता है वो टोटल चार्ज अपॉन लेंथ होता है, टोटल लेंथ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में F/Q0 कर दोगे, सिंपल सा फार्मूला आ गया आपका। इसी तरीके से स्पेस चार्ज डेंसिटी का फार्मूला हमें पता है, ठीक है। और हमें पता है सरफेस चार्ज डेंसिटी कैपिटल चार्ज अपॉन सरफेस एरिया होता है, हमने सिंपल F/Q0 कर दिया, ये हमारा निकल गया। नाउ कम टू द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसका भी हमें फार्मूला पहले से पता है, टोटल इंटीग्रेशन ऑफ वॉल्यूम रो dV अपॉन R² का R कैप होता है, और रो जो होता है वो टोटल चार्ज अपॉन वॉल्यूम होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने इसी तरीके से निकाल लिया। सो आप समझ पा रहे हो कि कहीं ना कहीं इस तरीके से आप इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल सकते हो। अब हम आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल पर, ठीक है। ये न्यूमेरिकल हम लोग कॉन्टीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पर डिस्कस करेंगे। मैंने लीनियर का एग्जाम्पल लिया है। यहाँ पर एक रॉड है जिसमें कॉन्टीन्यूअस चार्जेस डले हुए हैं, कॉन्टीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है पॉजिटिव चार्जेस का, जिसका टोटल चार्ज है कैपिटल Q, और इनका जो डिस्टेंस है, जो रॉड का लेंथ है वो L है, और एक पॉइंट है P, वहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और वो P पॉइंट एक रॉड के एक छोर से उसकी दूरी R है, ठीक है। तो हमें ये निकालना है। अब इसके लिए हमें करना क्या होगा, ठीक है, समझो। अब हम लोग डायरेक्टली रॉड को पॉइंट चार्ज कंसीडर नहीं कर सकते, हमें उस रॉड का एक स्मॉल एलिमेंट लेना होगा। हमने एक स्मॉल एलिमेंट लिया है जिसका डिस्टेंस है, स्मॉल एलिमेंट को हमने dx से रिप्रेजेंट कर दिया। d का मतलब होता है डेरिवेशन, ठीक है। dx को बहुत स्मॉलेस्ट हमने इंडिकेट किया है, और ये dx जो है p पॉइंट से x डिस्टेंस पर है। इसकी वजह से जो चार्ज है, मतलब ये dx जो है, इसकी वजह से एक चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है, उसको भी हमने d कैपिटल Q लिया है, ठीक है। और उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो भी बहुत स्मॉल होगा, dE होगा, और बाहर के साइड होगा, ठीक है। तो सिंपली आप देखोगे इस तरीके से हमने एक छोटा सा रॉड को हमने एक छोटे से पॉइंट चार्ज में कंसीडर कर लिया, लेट अस एज्यूम कर लिया। अब आते हैं हम लोग सॉल्यूशन पर।
हमने वही चीज़ जो मैंने बोला सब मैंने लिख दिया है। डी क्यू क्या होगा, लैम्डा डी एक्स होगा। लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला हमें पता है। अगर ये सरफेस डेंसिटी पर करना है तो रो डी एस करोगे आप। ओके, अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला 1/4πε0 डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि पी और डी एक्स के बीच की दूरी एक्स है। ओके, अब हमने डी क्यू की वजह पर कैपिटल लैम्डा डी एक्स रख दिया। ठीक है, अब देखो ये जो है ये स्मॉलेस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है और हमें ये पता है ये जो रॉड है ये आपका एक्स जो है ये वरी कर रहा है आर से आर प्लस एल तक। एक बार मैं फिर से इंडिकेट करूँगा, आप देखो ये जो x का जो डिस्टेंस है ये P पॉइंट जो है x R से वरी कर रहा है R प्लस एल तक। ठीक है, तो हमें इंटीग्रेशन लेना होगा। यहाँ पर हम इंटीग्रेशन लेंगे जब हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो आप इंटीग्रेशन लोगे 1/4πε0 कॉमन, वो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, और R से R प्लस एल तक इंटीग्रेशन लोगे लैम्डा डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर का। अब हमें ये फॉर्मूला पता है इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n डी एक्स का x टू द पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस सी। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये डेफिनिट इंटीग्रेशन है। डेफिनिट इंटीग्रेशन में कांस्टेंट की वैल्यू 0 होती है। तो मैंने इंटीग्रेशन लिया तो -1/x आ गया और l प्लस आर और r हमने लिमिट लगा दिया। ठीक है, अब इस लिमिट को हमने पुट कर दिया तो स्टार्टिंग पॉइंट में -1/l प्लस आर आ गया, माइनस ब्रैकेट के अंदर -1/r आ गया। ठीक है, ये मैं सारी चीज़ें इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग बायोलॉजी के स्टूडेंट होंगे तो उनको इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम आएगी। इस तरीके से आप लिमिट लगाओगे। मैंने यूनिट को एक जैसा कर दिया, 1/r माइनस 1/l प्लस आर आ गया। इस चीज़ों को आप सॉल्व करोगे तो इस तरीके से आपका आएगा। लैम्डा एल जो है वो कैपिटल क्यू हमने कंसीडर कर लिया है, टोटल चार्ज हमने पूरे रॉड में कंसीडर कर लिया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है Q/4πε0 आर ब्रैकेट के अंदर R प्लस एल। दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द कॉन्टिन्यूस चार्ज ऑफ Q, जो कि डिस्टेंस R पर आप निकाल रहे हो। ओके, सो कम टू द नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, सबसे लास्ट टॉपिक है और सबसे ज़बरदस्त टॉपिक है। इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे कार्टेशियन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट को यूज़ करके कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से। तो कुछ करना नहीं है, सबसे पहले तो डायग्राम समझना है। आप डायग्राम को समझो, एक्स वाई जेड एक 3 कोऑर्डिनेट है। हमने सोर्स चार्ज को बिल्कुल ओरिजिन पर रखा हुआ है और पी पर हमने टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, उसका पोजीशन वेक्टर आर दिया हुआ है। अब यहाँ पर हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट लिया है तो आप देखोगे पी पॉइंट पर एक्स वाई जेड मतलब 3 कोऑर्डिनेट का एक पॉइंट आ गया, और इन हर पॉइंट की वजह से हर कोऑर्डिनेट की वजह से आपका एक इलेक्ट्रिक फील्ड एक अलग अलग डायरेक्शन में इंडिकेट मतलब डायरेक्ट होगा। जैसे एक्स की वजह से एक्स डायरेक्शन में होगा, एक्स इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है, वाई हो रहा है वाई के डायरेक्शन में, जेड हो रहा है जेड की डायरेक्शन में। सो इस तरीके से हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को 3 कंपोनेंट में डिवाइड कर लिया। ठीक है, कुछ करना नहीं है इस फॉर्मूले में, सिंपल सा वही सब कुछ। हमने क्या किया, हमने सबसे पहले हमने क्या किया, आर को रिप्रेजेंट किया। आर जो होता है पोजीशन वेक्टर है, इसको हम लोग एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। आई जे कैप वो इंडिकेट कर रहा है एक्स डायरेक्शन, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस साइमल्टेनियसली रिस्पेक्टिवली। ई का फॉर्मूला होता है 1/4π/Q/r², सॉरी r³ r पोजीशन वेक्टर। जब आप पोजीशन वेक्टर लोगे तो नीचे क्यूब हो जाता है, यूनिट वेक्टर लोगे तो नीचे स्क्वायर रहता है। ओके, नाउ हमें ये मैंने लिख भी दिया है। तो यूनिट कैप जो होता है वो r पोजीशन वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड होता है। अब हमें r का मैग्नीट्यूड निकालना है। अब किसी वेक्टर का अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना होता है तो अंडर रूट ऑफ x² प्लस y² प्लस z², इसको हम लोग इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं, x² प्लस y² प्लस z² का 1/√1/2। अब सिंपली हमें करना क्या है, हमें r की जगह पे ये पूरा का पूरा फार्मूला रख देना है। तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, मैग्नीट्यूड में आप मैग्नीट्यूड रखोगे तो 3/2 हो जाएगा। हमें क्या करना है, अब हमें ई का भी फॉर्मूला पता है, मतलब ई भी जो होगा वो 3 अलग अलग डायरेक्शन में। तो ई एक्स आई, ई वाई जे, ई जेड के। ठीक है, इन्हीं तीनों ये तीसरे इक्वेशन और चौथे इक्वेशन को कंपेयर करोगे तो एक्स डायरेक्शन में एक आपका फॉर्मूला आ जाएगा और वाई डायरेक्शन में एक फॉर्मूला आ जाएगा, जेड डायरेक्शन में एक फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका एक फॉर्मूला आ जाता है।
अब एक चीज़ और समझना है, अगर एक्स वाई और जेड तीनों बराबर हैं, और ये तीनों बराबर तब होता है जब आप स्पेयर का कंडीशन लोगे, तो ई एक्स ई वाई और ई जेड सेम होगा। इसको हम लोग बोलते हैं स्पेरिकली सिमेट्रिक। अगर आपने कोई स्पेयर लिया है तो उस स्पेयर के किसी भी पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड काउंट करोगे तो वो बराबर ही आएगा। ये सारी चीज़ें गॉसियन लॉ में आप यूज़ करोगे, इसलिए मैंने पहले ही ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर लिया। सो मैं उम्मीद करता हूँ आज के वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के सारी डेफिनेशन को, सारी चीज़ों को हमने अच्छे से समझा और नोट डाउन किया। सो थैंक यू ऑल, दिस ऑल फ्रॉम माई साइड। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल को फॉलो करिए। आई एम प्रवीण। सो गॉड ब्लेस यू गाइज, ऑल द बेस्ट।